हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू प्रियंकाज फैशन चैनल एंड आई होप सो आप सभी अपने घर में हैप्पी एंड हेल्दी हो। सो मैं एक न्यू ट्रैवल सीरीज चालू कर रही हूँ। इसमें मैं जहाँ भी घूमने जाऊँगी वहाँ की सारी चीज़ें, पूरी डिटेल्स और आइटनरी क्या क्या है वो सब आप लोगों से शेयर करूँगी। सो इस सीरीज में मैं आप लोगों से अंडमान के बारे में बात करूंगी बिकॉज मैं रिसेंटली वहाँ घूम के आई हूँ। तो अंडमान की बात करें तो अंडमान बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, इंडिया का ही पार्ट है और मैंने इसकी फ्लाइट इंदौर से बोर्ड की थी। आप चाहें तो सबसे नियरेस्ट आपको मिल जाएगी कोलकाता से, बैंगलोर से एंड चेन्नई से, बिकॉज सारी फ्लाइट्स ना इन्हीं जगह से जाती है और यहाँ से सबसे नियरेस्ट पड़ता है अंडमान। और हमने इंदौर से किया था फ्लाइट बुक इंडिगो से। सो हम लोग इंदौर से चेन्नई एयरपोर्ट और चेन्नई से देन पोर्ट ब्लेयर गए थे। आप अपने बजट एंड टाइमिंग के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। आप चाहो तो आप जहाँ रहते हो वहाँ से आप ट्रेन की टिकट्स कर सकते हैं जो आपको चेन्नई, बैंगलोर या कोलकाता पहुंचा दे। वहां से देन आप फ्लाइट कर सकते हैं जो आपको पोर्ट ब्लेयर पहुंचा दे। हमें हमारी टाइम सेविंग करनी थी और डे बचाना था, दैट्स वाई हम लोग ने इंदौर से फ्लाइट की पोर्ट ब्लेयर के लिए। देन चेन्नई में ले ओवर था हमारा करीब 3.5 घंटे का। देन फिर वहां से कनेक्टेड फ्लाइट थी जो हमें पोर्ट ब्लेयर पहुंचाई। अंडमान जाने के लिए 2 ही ट्रेवलिंग प्रोसेस है, या आप फ्लाइट से जा सकते हो फिर आप बाय शिप जा सकते हो। फ्लाइट से काफी कम टाइम लगता है और बाय शिप या क्रूज बहुत ज्यादा टाइम लगता है। सो फ्लाइट पोर्ट ब्लेयर में लैंड कर चुकी थी। बैगेज आने में काफी टाइम लगा बट काफी शांत है, बहुत छोटा सा ही है एयरपोर्ट बट काफी अच्छा है। इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी आती हैं एंड यही एक एयरपोर्ट है जो कि मेन सिटी में पोर्ट ब्लेयर में आपको सारी जगह से फ्लाइट्स, चाहे वो इंटरनेशनल क्यों नहीं आती हो, यहीं आती हैं। हम लोगों ने पैकेज किया हुआ था डिस्कवर अंडमान टूर से एंड ये 7 डेज और 6 नाइट का पैकेज था जिसमें ऑल एंट्री टिकट्स, बोट टिकट्स, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी सब इंक्लूडेड थी। होटल्स भी थे, रिसोर्ट्स भी थे एंड ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड था। सो इस पैकेज की सारी डिटेल आपको डे वाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और भी क्या क्या आइटनरी है, कहाँ कहाँ क्या क्या कॉस्टिंग लगी, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करती जाऊंगी। हम लोग एयरपोर्ट से होटल में चेक इन करने के बाद ब्रेकफास्ट करके रेडी वगैरह हो रोज आइलैंड के लिए निकल गए थे। उसके लिए आपको ना एक प्राइवेट फेरी बुक करनी पड़ेगी। इसकी टिकट आपको इंस्टेंटली भी मिल जाएगी या आप पहले से भी बुक कर सकते हैं। हमने पहले से बुक की हुई थी। सो ये ना करीब 1 घंटे का रास्ता है, जाने में काफी अच्छा स्मूथिंग लगता है। इस टिकट के लिए ना आप पहले से एडवांस बुकिंग करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग गए थे तो पहले से बुक होने के बावजूद भी हमें 1 घंटा लग गया था। हम लोग ने वहाँ थोड़ा सा फोटो सेशन वगैरह किया, फिर उसके बाद बोट हमारी चली। सो हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई थी रोज आइलैंड के लिए। ये काफ़ी अच्छा और फेमस आइलैंड है और बहुत ज़्यादा रश हो गया था क्योंकि हमें लेट हो गया था। हम लोग मॉर्निंग में आए और देन फिर उसके बाद सारी चीज़ें करने में और निकलने में काफ़ी लेट हो गया। सो रोज आइलैंड तक की जो जर्नी रहेगी वो 1 घंटा समथिंग कुछ मिनट की रहेगी। देन आप वहां तक पहुंच जाएंगे। ये पूरी जर्नी ना आपको बोट से ही करनी रहेगी। हम लोग काफी लेट हो गए थे, इसलिए ना सी में बहुत ज्यादा ना हलचल हो रही थी और बोट बहुत ऊपर नीचे हो रही थी। बट अगर आप सुबह जल्दी जाएंगे ना तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, भीड़ भी बहुत कम मिलेगी आपको, वहाँ रश वगैरह नहीं मिलेगा। हिस्ट्री में कहा जाता है कि रोज आइलैंड वो सबसे पहला पॉइंट था जहाँ पे ब्रिटिश आए थे और वहाँ पे ब्रिटिश के आपको बहुत सारे ऑफिसेज मिल जाएंगे। बिल्कुल ये देखने में ना ऐसा लगता है किसी हम लोग इंडिया के किसी बाहरी बिल्कुल कंट्री में आए हैं। बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, देखने में बहुत अच्छा मेंटेन किया गया और सबसे ज्यादा पानी बहुत ज्यादा क्लियर है। मतलब इतना ब्लू था उसके आसपास का पानी, फिशेस और जो भी स्टोन्स वगैरह थे, कोरल्स वगैरह थे, वो बिल्कुल क्लियर दिख रहे थे वाटर में। एंड आपको यहाँ पे आने के लिए फूड वगैरह साथ में लेके आना, पानी की बॉटल, फूड, और अगर बच्चा हो तो उसके लिए एक्स्ट्रा स्टफ्स वगैरह जो भी उन्हें खाना पीना हो वो, क्योंकि यहाँ आपको ना कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ आपको सिर्फ नारियल पानी मिलेगा या नींबू पानी मिलेगा। इसके अलावा कोई स्टॉल या कुछ भी ऐसा नहीं है शॉप्स वगैरह कि आप फूड वगैरह ले सकें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ ना बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा, यानी बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से ट्रैक हो जाएगा आपके लिए। सो इसलिए ना जो भी आप वेयर करके आए, चाहे क्लोथ हो या फुटवेयर हो, थोड़ा कंफर्टेबल वेयर करके आए। सो रोज आइलैंड का मेन अट्रैक्शन है टूरिस्ट के लिए यहाँ का लाइटनिंग टावर, जो बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसके आसपास का जो एरिया है, जो व्यू है, वो बहुत अच्छा है। देन सेकंड है डियर्स। आपको इतने फ्रेंडली डियर्स यहाँ मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा, मतलब कि आप उन्हें टच कर सकते हो, फीड करा सकते हो। फिर फीड सिर्फ वही चीज़ करा सकते हो जो वहाँ पे आपको मिलेगी, वही, नॉट आप
उसके लिए अपने साइड से कोई फूड वगैरह नहीं ले जा सकते हैं, वो अलाउ नहीं है। वहाँ केयर टेकर हैं, आप चाहो उन्हें फीड कराना तो उनके पास जो फूड रहता है वो लेके आप फीड करा सकते हो। हम लोग ने भी उन्हें फीड कराया था। फोटोज वीडियोस निकालने के लिए काफ़ी अच्छे थे, इनकी हेल्थ वगैरह भी बहुत अच्छी थी। केयर टेकर थे वहाँ पे जो इनका बिल्कुल ख्याल रखते थे। गवर्नमेंट के साइड से ही है ये, यहाँ पे कोई एंट्री टिकट नहीं है तो आप इजीली आ सकते हैं, बस बोट वगैरह का आपको पे करना पड़ेगा। वन मोर थिंग कि आप चाहो तो इसके लिए ना एक इस तरीके की गाड़ी जाती है जो आपको मेन लाइट टावर तक पहुंचा सकती है, वो भी आप कर सकते हो, या आप हमारी तरह ट्रैक करके भी जा सकते हो। बिकॉज ये थोड़ा सा लंबा है, 2 से 3 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, सो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। जो भी गाड़ी आप चूज करोगे ना वो 350 से लेकर 600 रुपए तक रेंट करेगी, उसी से आपको जाना है और उसी से वापस आना है। बट अगर आप ट्रैक करके जाओगे तो आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी, जैसे कि जो ओल्ड ऑफिसेस थे ब्रिटिश के वो इस तरीके से वैनिश हो चुके हैं, बट थोड़ा बहुत तो ठीक है, देखने पे समझ में आता है। एंड वहाँ पे बोर्ड्स वगैरह लगे हैं तो आपको काफी अच्छे समझ में आ जाएगा। देन फिर ये हम लोग मेन उस पे पहुंच गए थे, बट यहाँ से काफी नीचे उतरना था वो व्यू को देखने के लिए, जो काफी स्मूथिंग था और बहुत ज्यादा अच्छा था। रोज आइलैंड के अलावा एक और आइलैंड है जो इसी से पास में 30 मिनट्स की दूरी पे है, वहाँ हम नहीं गए थे। उसकी भी मैं ना आइटनरी आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। बट वहाँ का जो लाइट टावर है वहाँ आप जा सकते हैं, बट इसमें नहीं जा सकते। इसमें ये जो लाइटनिंग टावर है इसमें आप जा नहीं सकते हैं, इसमें आप ओनली दूर से फोटोज खिंचा सकते हो, इसके अंदर वगैरह जाना अलाउड नहीं था। बिकॉज इसके आसपास ना बहुत सारे कोरल्स हैं, स्टोन्स हैं, एंड ये किनारे से थोड़ा दूर था, बट जो व्यू था वो बहुत अच्छा था। अभी फिलहाल लो टाइड थी इसलिए इस तरीके का स्टोन और कोरल्स वगैरह हमें दिख रहे थे। अगर थोड़ा सा हाई टाइड रहती तो थोड़ा पानी इधर रहता पास में और फिशेस वगैरह भी दिखती। यहाँ पे आपको बीच वगैरह नहीं मिलेगा, आसपास जाना या नीचे उतरना अलाउ नहीं है। सो लाइटनिंग टावर तक जाने के लिए इस तरीके से ये ब्रिज बना हुआ है। ये पहले का है या अभी का है आई डोंट नो, बट ये बिल्कुल फ्रेश लग रहा था और वहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा व्यू आ रहा था। फोटोज के लिए तो एकदम पिक्चर परफेक्ट लोकेशन है। देन जो हमारा नेक्स्ट प्लेस था वो था सेल्यूलर जेल। आप यहाँ पे बिल्कुल जाएं, बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। जो भी ब्रिटिश थे उन्होंने इसे बनवाया था, किसके लिए? इंडियंस के लिए, जो कि इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स थे उनके लिए बनाई गई थी ये ब्रिटिश के द्वारा। और इसमें ना आपको एक म्यूजियम मिल जाएगा जिसमें आपको कहाँ कहाँ जाना है, कौन सी चीज़ कहाँ है, ये आपको बहुत ईजिली पता चल जाएगी। उसके अकॉर्डिंग आप घूम सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ गाइड कर सकते हैं, हमने गाइड नहीं किया था। सो यहाँ आपको जो भी कैदी थी उनकी सेल कैसी थी वो देखने को मिल जाएगा, कहाँ इन्हें हैंग किया जाता था, वो सारी चीज़ें बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी की वैसी है जो पहले थी ब्रिटिश टाइम पे। इस जेल को स्टार फिश के फॉर्म में बनाया गया था और इसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि किस तरीके से कौन कौन सी सज़ा दी जाती थी, कि कैसी मशीनें यूज़ की जाती थी पनिश करने के लिए। ये सारी चीज़ें आपको इस तरीके से एज अ म्यूजियम उस समय जो यूज़ किया जाता था सेम वही चीज़ आपको अभी रियल में भी देखने को मिल जाएगी, कि किस तरीके से कौन कौन सी पनिशमेंट्स होती थी और उन्हें किस तरीके से दिया जाता था, ये आपको देखने को मिल जाएगा। देन बहुत सारी सेल्स हैं, इसमें से सबसे जो मेन सेल्स हैं उसमें कौन से फ्रीडम फाइटर्स थे उनकी भी फोटोज वगैरह मिल जाएगी। सो ये जो सेल्स हैं ये सेम वैसी ही हैं, बस थोड़ा बहुत ना इनको केयर करके रखा गया है, इसलिए ये बिल्कुल क्लीन और वेल मेंटेन थी। इस सेल्यूलर जेल का विजिट टाइमिंग सुबह 9 AM से 4:30 PM तक रहता है। देन यहाँ पे जो मेन फोकस था वो ये वीर सावरकर जी की सेल पे था, वहाँ पे उनकी फोटोज वगैरह और काफ़ी चीज़ें ऐसी रखी हुई थी। इस सेल में ही वीर सावरकर जी को रखा गया था। देन इस जेल में एक वॉच टावर है जो सभी सेल या सभी पोर्शन से कनेक्टेड है, वहाँ पे आपको बहुत अच्छा व्यू मिल जाएगा, वहाँ जाके आप जरूर देखिएगा। वहाँ से आपको रोज आइलैंड भी बहुत ही पास में दिखेगा और जो पूरा ऑल ओवर व्यू है पोर्ट ब्लेयर का वो बहुत अच्छा दिखता है। देन फिर उसके बाद हम कॉर बे बीच गए थे, वहाँ ना थोड़ा सा सनसेट हो चुका था जाने के बाद और वहाँ बहुत ज़्यादा रश भी था, पानी भी तकलीफ नहीं था, तो मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। वहाँ छोटी छोटी सी शाख या कहना चाहिए स्टॉल्स थे जहाँ सी फूड वगैरह और नॉर्मल कॉफ़ी टी ये सब मिल रही थी, तो वहाँ जाके आप थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं। देन फिर उसके बाद हम वापस सेल्यूलर जेल गए थे क्योंकि हमारा वहाँ का लाइटनिंग शो का टाइमिंग हो गया था, सो हम लोग वहाँ के लिए निकल गए। आप ये लाइटनिंग
लाइटनिंग शो ज़रूर देखिएगा। मैंने ज़्यादा शूट इसलिए नहीं किया क्योंकि वहाँ शूट करना मना था, इसलिए छोटी सी क्लिप डाली है, बट आप ये शो बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। इस जेल की होल हिस्ट्री बताई गई है एंड जो भी चीज़ें वो बहुत अमेजिंग है। सो ऐसा रहा पहला दिन मेरा पोर्ट ब्लेयर में एंड सेकेंड डे आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy